जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, अर्थात होल्डिंग कंपनीज अकाउंटिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से। वर्तमान समय को अगर देखें तो कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बीकॉम थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स जो कि कॉरपोरेट अकाउंटिंग को पढ़ रहे हैं, उनके सिलेबस का एक हिस्सा है होल्डिंग कंपनी। और इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पिछले वर्ष का आप एग्जामिनेशन का पेपर उठा के देख लीजिए तो आपको 15 नंबर में एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से जरूर ही मिल जाएगा। और मैं पूरे यकीन के साथ में कहता हूं कि अगर हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड, जो कि लगभग 10 वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आपने उनको सही तरीके से दिमाग लगा करके समझते हुए कर लिया तो फिर होल्डिंग कंपनी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे गलत नहीं होगा। मैं मैक्सिमम पोर्शन होल्डिंग कंपनी का आपको समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हम लोग आज बात करने वाले हैं चैप्टर जो हमारा है जिसमें हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो देखो, हम आज बात करेंगे ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या है, होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, कैसे ये बनती है, क्यों बनती है, इसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो क्या होती होल्डिंग कंपनी, इन सभी बातों पर आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर होल्डिंग कंपनी क्या है। देखो, होल्डिंग कंपनी जैसे होल्ड कर लेना, रोक लेना। मार्केट में होता क्या है, जैसे दो कंपनियों की बात करें हम, मान लो एक है ए लिमिटेड और एक है बी लिमिटेड। अब ये दोनों ही कंपनियां सेम टाइप का बिजनेस कर रही हैं। इनके अंदर कॉमन चीज क्या है कि इनका जो बिजनेस है वो सेम टाइप ऑफ बिजनेस है, एक ही तरीके का ये व्यवसाय कर रहे हैं और एक ही जगह पर कर रहे हैं। वैसे जगह अलग अलग भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की जब बात करते हैं तो स्थान वहां पर मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो कंज्यूमर है उसकी अप्रोच बहुत तगड़ी हो चुकी है। तो मान लेते हैं ये ए और बी दो कंपनियां हैं, एक ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड है, और दोनों ही व्यवसाय कर रही हैं जिनको जो एक ही तरीके का है, चाहे वो वस्तु से संबंधित हो और चाहे वो सेवा से संबंधित हो। तो देखो, प्रत्येक व्यवसायिक फर्म क्या चाहेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। अगर ए लिमिटेड की बात करेंगे तो ये भी बहुत प्रॉफिट कमाना चाहेगी, और अगर बी लिमिटेड की बात करें तो ये भी बहुत प्रॉफिट कमाना चाहेगी। प्रॉफिट डिपेंड करता है सेल्स पर, तो ये भी सेल्स खूब कस के बढ़ाना चाहेगी और ये भी सेल्स खूब कस के बढ़ाना चाहेगी। अभी सेल्स ज्यादा करने के चक्कर में क्या करना पड़ेगा, नए नए ऑफर्स देने पड़ेंगे, मतलब डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो एक पॉइंट हो जाता है कि हमको डिस्काउंट ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, जो प्रॉफिट की बात होती है जहां पर पी बराबर हम लोग कहते हैं एस पी माइनस सी पी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट। इसमें इसको बढ़ाना आपके बस की बात नहीं होती है। इसको घटा पाओगे अगर तो प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और अगर ये बढ़ने लगा तो प्रॉफिट घटता जाएगा घटता जाएगा। डिस्काउंट देने का मतलब है कि आपकी कॉस्ट बढ़ने लगेगी। दूसरी चीजें, आपस में प्रतिस्पर्धा इस लेवल की है। देखो ध्यान रखना, हमेशा होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट वहीं आएगा जहां पर प्रतिस्पर्धा का स्तर हाई हो, ये देखना रहता है। तो देखो, जहां पर अब जब कॉस्ट की हम लोग बात करेंगे तो पहली चीज, जब ये डिस्काउंट देने लगा तो कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगी। दूसरी बात है, सेल्स ये भी बढ़ाना चाहती, सेल्स ये भी बढ़ाना चाहती, तो मैनेजमेंट पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। ज्यादा मैनेजमेंट पर जब खर्च करेंगे ताकि मैनेजर जो स्किल्स हमको मिल पाए वो बेहतर तरीके की मिल पाए, उनके द्वारा बनाई गई स्ट्रेटजीज बढ़िया हो जिसके कारण हमारी सेल्स जो है वो बढ़ने लगे, इसकी घटने लगे और मेरी बढ़ने लगे। क्योंकि अगर इसकी भी बढ़ती गई तो फिर हमारी कहां से बढ़ेगी, तो इसकी कम पड़े और हमारी बढ़ती जाए। अब इसकी कम कर पाना हमारे बस की तो बात है नहीं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो यही सोच रहा है, तो ये भी मैनेजमेंट पे बहुत खर्च कर रहा है और ये भी मैनेजमेंट पर बहुत खर्च कर रहा है। ये दूसरा कारण हो जाता है। तो इन अगर ऐसे कार्य किए जाएं तो क्या होता है, ये कॉस्ट प्राइस जो आपका है ये बढ़ने लग जाता है और कंज्यूमर का फायदा होता है। ये कंपनीज कंज्यूमर को बेनिफिट देने के लिए नहीं आई थी, खुद लाभ कमाने के लिए आई थी।
तो यहां पर मान लो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों ही सेम चीज सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? ए लिमिटेड सोच रहा है अगर यहां की डिसीजन मेकिंग मेरे पास आ जाए, डिसीजन मेकिंग का मतलब है अगर यहां के जो डायरेक्टर्स हैं उनको अपॉइंट करने की अथॉरिटी हमारे पास आ जाए, तो फिर इनके यहां भी वही होने लगेगा जो हम चाहेंगे। और यही बी लिमिटेड भी चाहती है कि अगर इनके यहां के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने या हटाने की पूरी की पूरे राइट्स मेरे पास आ जाएं, तो फिर वही होगा इनके यहां जो हम चाहेंगे। बात क्लियर है? तो इसी सिचुएशन में जब कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने और हटाने, डिसमिस करने के राइट्स अपने पास ले लेता है, एक्वायर कर लेता है, तो वैसी वो कंपनी क्या हो जाती है? वो कंपनी होल्डिंग कंपनी हो जाती है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो होल्डिंग कंपनी क्या है? जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% प्लस मताधिकार वाले, जिनको वोट का राइट हो, ऐसे 50% से ज्यादा के शेयर्स को एक्वायर कर लेती है, तो वो कंपनी होल्डिंग कंपनी बन जाती है। क्या बन जाती है? होल्डिंग कंपनी बन जाती है। इसका फायदा क्या होता है? जब 50% से ज्यादा के वोटिंग राइट वाले शेयर्स इस कंपनी के पास आ जाएंगे, बी कंपनी के, तो बी कंपनी में वही डिसीजन लिए जाएंगे जो ए लिमिटेड चाहेगी। ये कैसे होगा? अरे कंपनी में जब किसी पब्लिक कंपनी में डिसीजन लिए जाते हैं तो कैसे लिए जाते हैं? शेयर होल्डर्स उसके लिए वोट करते हैं, और इसके मैक्सिमम शेयर होल्डर्स 50% से ज्यादा के शेयर होल्डर्स कहां हैं? ए लिमिटेड के पास हैं। तो जब यहां पर कोई भी डिसीजन लिया जाना होगा, तो जो ए लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स को बोलेगा, जिनको इनके वाले शेयर होल्डर जो इसने खरीद लिया है, उनसे जो कुछ कहेगा वो लोग यहां पर वही तो करेंगे। और जब ये यहां पर वही वोट करेंगे, उसी पक्ष में वोट करेंगे जिस पक्ष में ये कह रही होगी, तो फिर यहां के डिसीजन कैसे होंगे? जैसे ये चाहते होंगे वैसे होंगे। बात क्लियर हो गई ना? तो जब कोई कंपनी, दो तरीके से इसकी डेफिनेशन दी गई है, जब कोई कंपनी किसी विद्यमान कंपनी के, एग्जिस्टिंग कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने और डिसमिस करने के राइट्स एक्वायर कर ले, या फिर जब कोई विद्यमान कंपनी किसी दूसरी विद्यमान कंपनी के 50% से ज्यादा के शेयर्स, वोटिंग राइट वाले शेयर्स को एक्वायर कर ले, तो ऐसी कंपनी क्या हो जाती है? व्यवसायिक जगत में किस नाम से जानी जाती है? होल्डिंग कंपनी के नाम से जानी जाती है। अब यहां पर होल्डिंग, होल्ड कर लेना, क्या इसने रोक लिया अपने पास? इनके यहां के डिसीजंस को इसने अपने पास होल्ड कर लिया। अब क्या होता है? ये दो कंपनियां मार्केट में अलग अलग काम कर रही हैं, लेकिन डिसीजन कहां से होंगे? एक जगह से डिसीजन होंगे। डिसीजन कहां से आएंगे? एक जगह से आएंगे। आपसी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी। जो इन दोनों के बीच में कंपटीशन का लेवल चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। अपनी अपनी सेल्स को बढ़ाने वाली बात खत्म हो जाएगी। अब इनको ज्यादा डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, और मैनेजमेंट भी इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा कि भाई हम भी बहुत बढ़िया लाएंगे, ये भी बहुत बढ़िया लाए। कुछ नहीं, सिंपल तरीके से जैसे आप बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हैं, सिंपल टर्म्स एंड कंडीशंस पर, वैसे ही आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। फायदा क्या होगा? अगर हम बात करें सर, तो हमको अमलगमेशन जैसा ये लगने लग जाता है। होल्डिंग कंपनी अब हमको जो आप बताने लगे हैं, इसमें अमलगमेशन जैसी लग रही है, जिसको एकीकरण कहते हैं। अब हमको ये एकीकरण जैसा लगने लगा है। नहीं, यहां पर एकीकरण तो है, अमलगमेशन तो है, लेकिन किस बात का? सिर्फ डिसीजन मेकिंग का एकीकरण होता है, अमलगमेशन होता है। जो अस्तित्व है वो दोनों कंपनियों का अलग अलग बना रहता है। ये दोनों कंपनियां व्यवसायिक जगत में अलग अलग अपने ही नाम से, ये ए लिमिटेड से, ये बी लिमिटेड से काम करती रहेगी, इनका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। लेकिन जब अमलगमेशन की बात करते हैं तो इसकी दो परंपराएं, दो डिफिनेशन दी गई हैं। एक, दो कंपनियों का समापन और एक नई कंपनी का जन्म। अब मान लो ए और बी दोनों समाप्त होकर के ए बी लिमिटेड बना लें, तो कुल मिलाकर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड तो दोनों गई ना। या फिर बी लिमिटेड ए लिमिटेड के साथ मिल जाए आकर, या ए लिमिटेड बी लिमिटेड के साथ मिल जाए, तब इसको अमलगमेशन कहेंगे। तो इन दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा है? कंपनी का अस्तित्व तो जा रहा है, चाहे दोनों कंपनियों का अस्तित्व जा रहा हो, चाहे किसी एक का। लेकिन जब हम होल्डिंग कंपनी के कॉन्सेप्ट में आते हैं, तो यहां दोनों कंपनियां व्यवसायिक जगत में अपने नाम से विद्यमान रहती हैं। सिर्फ इस कंपनी ने क्या एक्वायर किया है? इनके यहां की डिसीजन मेकिंग पावर जो थी वो अपने हाथ में ले लिया है।
प्रॉफिट दोनों अपना अपना करेंगी, बिजनेस दोनों अपना अपना करेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बिजनेस दोनों अपना अपना करती रहेंगी। हाँ, इनके यहां का प्रॉफिट में जितना शेयर इन्होंने खरीद लिया है उतना शेयर इनका हो जाएगा। इससे ये कंपनी भी क्या चाहेगी, कभी इसको बंद करना नहीं चाहेगी, वो भी चाहेगी कि ये चलती रहे। क्यों चलती रहे? क्योंकि इनके यहां जो प्रॉफिट आएगा उसका भी लाभ हमको मिलता जाएगा। ये इसके फायदे होते हैं। डिसीजन मेकिंग जल्दी होने लगती है, फंड्स के स्रोत बढ़ जाते हैं। वैसे अकेले थे, अब 2 कंपनियां मिलकर के काम कर रही हैं। आपसी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है, प्रॉफिट बढ़ने लग जाता है, टर्नओवर बढ़ने लग जाता है, देन प्रॉफिट बढ़ने लग जाता है। ये फायदे होते हैं। नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या होते हैं? कभी कभी चूंकि इसके पास राइट्स बहुत आ गए और जहां अधिकार आते हैं वहां पर क्या होता है, उसके दुष्प्रभाव भी साथ ही साथ आ जाते हैं। तो अधिकार इसके पास इतने आते हैं, कभी कभी ये ऐसी होल्डिंग कंपनीज अपनी सब्सिडरी कंपनीज को बर्बाद करने के लिए कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेती हैं जिससे इनका हित जो होता है वो खतरे में पड़ जाता है। यहां के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए कंपनी लॉ में आखिर प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डिसीजन ऐसे आ सकते हैं, उसको रोका नहीं जा सकता। अति पूंजीकरण का भय बना रह जाता है हमेशा, क्योंकि अब क्या हुआ है, इनके यहां की कैपिटल हमेशा एक पास आ गई। इससे अति पूंजीकरण हो सकता है, ओवर कैपिटलाइजेशन हो सकता है, यह भी इसमें हमेशा बना रहेगा। लेकिन फायदे की अगर बात करेंगे तो फायदे के आधार पर इसके नुकसान कम है। अब बात करते हैं कि आखिर अगर ये होल्डिंग हो गई तो ये क्या हो गई। तो ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी की सहायक कंपनी है, ऐसी कंपनी जिसकी कोई होल्डिंग कंपनी है, वो कंपनी मार्केट में क्या कहलाती है? सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। सब्सिडरी कंपनी कहलाती है, सहायक कंपनी कहलाती है। इस कंपनी को हिंदी में सूत्रधारी कंपनी कहा जाता है। सूत्रधारी कंपनी होती है ये, और ये सहायक कंपनी होती है। सहायक कंपनी होती है। अच्छा, मान लो यही बात जो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के बात में चली थी, यही काम एक थी सी लिमिटेड, उसका भी बिजनेस सेम था और बी लिमिटेड ने इसके 50% से ज्यादा के शेयर्स ले रखे हैं। तो सी लिमिटेड की होल्डिंग है बी लिमिटेड। सी लिमिटेड की होल्डिंग कौन है? बी लिमिटेड। तो ये बताओ कि ए लिमिटेड और सी लिमिटेड का संबंध क्या बना? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जब कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं कि सी लिमिटेड जिसकी होल्डिंग है बी लिमिटेड और बी लिमिटेड की होल्डिंग है ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड और सी लिमिटेड का संबंध क्या बनेगा? रीजनिंग जैसा क्वेश्चन आ जाता है। ध्यान रखना, एक सब्सिडरी कंपनी की सब्सिडरी होल्डिंग के लिए ऑलवेज सब्सिडरी होती है। एक सब्सिडरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के लिए ऑलवेज सब्सिडरी होती है। ए लिमिटेड के लिए बी लिमिटेड और सी लिमिटेड दोनों सब्सिडरी हैं, क्योंकि इनके यहां के डिसीजन कौन लेगा? ये लेंगे, और इनके यहां के डिसीजन कौन लेगा? ये लेंगे। तो कुल मिलाकर इन दोनों के यहां के डिसीजन कौन लेगा? ये लेंगे। बात क्लियर है? तो एक सब्सिडरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के लिए ऑलवेज सब्सिडरी होती है। अच्छा ठीक है सर, अब ये बताइए कि ये होल्डिंग बनती कैसे है? क्या स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करें तो ये होल्डिंग बन जाएगी? बहुत सिंपल है। इसके लिए लॉ में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है कि आप ऐसे रजिस्ट्रेशन कराओ एज ए होल्डिंग कंपनी, भाई हम होल्डिंग बनेंगे तब होल्डिंग ना, कुछ नहीं होता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कोई भी न्यू कंपनी किसी एग्जिस्टिंग कंपनी की होल्डिंग बन सकती है, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी किसी न्यू कंपनी की होल्डिंग बन सकती है। कहीं पर यह नहीं कहा गया कि तुम नए नए आए हो, नहीं, अभी तो तुम मेच्योर होने में तुमको टाइम है, जब वयस्क हो जाओगे तब बनाएंगे तुमको, तब तुम होल्डिंग बन सकते हो। नहीं, तुम आज आए हो, आज किसी की होल्डिंग बन जाओ। कैसे? देखो, इन सभी कंपनीज के शेयर्स इजीली स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, वहां से इनके शेयर्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों ने नजर लगा रखी थी, क्योंकि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड देख रहा था कि हमारे आपस में प्रतिस्पर्धा का स्तर बहुत शीर्ष स्तर पर चल रहा है, चरम पर है एकदम। तो ये चाहता था कि ये हमारी सब्सिडरी बन जाए और ये चाहता था कि ये हमारी सब्सिडरी बन जाए। दोनों एक दूसरे के शेयर्स को खरीदने पे लगे थे, नजर लगाए बैठे थे स्टॉक एक्सचेंज पे। जैसे ही कोई शेयर आता ये खरीद लेते थे। जिस भी समय ए लिमिटेड के पास में बी लिमिटेड के ओवरऑल वोटिंग राइट वाले शेयर्स का 50% से ज्यादा का हिस्सा ए लिमिटेड के पास आ जाएगा, तुरंत अपने आप ये क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? सब्सिडरी हो जाएगी। अच्छा, मान लो बी लिमिटेड के पास पहले आ गए तो बी लिमिटेड होल्डिंग हो जाएगी, ए लिमिटेड सब्सिडरी हो जाएगी।
कोई भी कंपनी। लेकिन मैंने क्या माना है अपनी सिचुएशन में, ए लिमिटेड होल्डिंग है, तो जिस भी समय ए लिमिटेड के पास में बी लिमिटेड के 50% से ज्यादा के शेयर्स आ जाएंगे, उस समय ए लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी हो जाएगी बी लिमिटेड की। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, बी लिमिटेड चाहे कि अब हमको, वो भी तो चाहती थी, मान लो इसके पास आ गए थे 51% और इसके पास भी थे 49% इनके, तो इसको भी तो अब केवल 2% चाहिए थे ये राइट लेने के लिए होल्डिंग वाला, तो नहीं, बस यही तो बात आ जाती। देन लॉ आ जाएगा, जब ये होल्डिंग बन जाएगी फिर तुरंत लॉ आ जाएगा। वो क्या कहता है कि अगर तुम किसी के सब्सिडरी हो चुके हो, अगर तुम किसी के सब्सिडरी हो चुके हो, फिर अपनी होल्डिंग के शेयर्स तुम नहीं खरीद सकते, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तब फिर इनके बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का खेल चलता रहेगा। अच्छा, तुम मेरी होल्डिंग बन गए, अब हम बनेंगे तुम्हारी होल्डिंग। अच्छा, तुमने हमारे यहाँ का ऐसा डिसीजन लिया, तो अब हम लेंगे तुम्हारे यहाँ ऐसा डिसीजन जिससे तुमको बर्बाद कर देंगे, निस्ते नाबूद कर देंगे। पुरानी फिल्मों के खलनायक वाला, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या होगा, अगर आप किसी की सब्सिडरी बन गए हैं, अगर आप किसी की सब्सिडरी हो गए, तो फिर उस कंपनी के आप शेयर्स को खरीद नहीं सकते, किसी भी सिचुएशन में उनको खरीद नहीं पाएंगे। अगर आप सब्सिडरी हो गए तो सब्सिडरी ही रहेंगे। कब तक सब्सिडरी रहेंगे? जब तक ये न चाहे कि तुमको मुक्त कर दिया जाए इससे। मुक्ति कैसे मिलेगी, कैसे यहां से छुट्टी मिलेगी कि भैया हम किसी के सब्सिडरी नहीं हैं? छुट्टी मिलने का, मुक्ति मिलने का एक सिंपल तरीका है। ए लिमिटेड को लगता है कि नहीं, अब इसको छोड़ देना चाहिए, इसकी सब्सिडरी हमको, इसको अपनी सब्सिडरी नहीं बनाना चाहिए। तो जिस समय ये इनके शेयर्स, जिस समय बी लिमिटेड के शेयर्स ये बेच देगी, जिस समय यहाँ के कुछ भी शेयर्स, बस इनके यहाँ का 50% से नीचे के शेयर हो जाएं, ये इनके कुछ शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे बेच दे, बस तुरंत चली गई इनके यहाँ की होल्डिंग से। ये तुरंत नहीं रह जाएंगे होल्डिंग कंपनी, तुरंत सब्सिडरी कंपनी हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ऐसे ही होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का ये खेल चलता रहेगा। होल्डिंग कंपनी तुरंत होल्डिंग बन जाएगी जैसे ही किसी भी कंपनी के 50% से ज्यादा के शेयर्स को एक्वायर कर लेगी। और कैसे इसको मुक्ति दे सकती है सब्सिडरी से? जैसे ही ये अपने शेयर्स, इसके शेयर्स जो इसने प्राप्त कर रखे थे उसमें से जैसे ही ये कुछ शेयर्स बेचेगी, 50% से नीचे का रेशियो आएगा, तुरंत ये होल्डिंग कंपनी खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो इसका बनना और इसका बिगड़ना दोनों बहुत आसान है और लॉ पर डिपेंड नहीं करता है। अगर बात करें कि इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा दिया गया है, तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुम्हारा जो दिया गया है वो 21 दिया गया है। एएस कौन सा है इसके लिए? तो एएस 21 दिया गया है। जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपकी तैयार करी जाएगी वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 अप्रैल 2001 से लागू हुआ था इंडिया में। कब? 1 अप्रैल 2001 से ये लागू हुआ है इंडिया में। एएस 21, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को तैयार करेंगे होल्डिंग कंपनी में। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, कैसे बनती है होल्डिंग कंपनी, कैसे बनती है सब्सिडरी कंपनी, क्यों बनती है कोई होल्डिंग कंपनी और क्यों बनती है कोई सब्सिडरी कंपनी। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं आखिर ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होती है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब होता है एकीकृत चिट्ठा। इसको क्या कहते हैं? एकीकृत। कंसोलिडेटेड मतलब है एकीकृत। जो होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने ही तो इन्वेस्ट किया, तभी तो होल्डिंग कंपनी ने इसके शेयर्स को परचेस किया। तो होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स वो हर एक चीज को जानना चाहते हैं, अपनी बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं जहां उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो बस इसी उद्देश्य से जब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट को मिलाकर एक साथ बना लिया जाता है, जब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट को मिलाकर एक साथ बना लिया जाता है, तो उस बैलेंस शीट को क्या कहते हैं? एकीकृत चिट्ठा कहते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहते हैं। कंसोलिडेटेड कुछ और नहीं है, जब दो कंपनियां, जो एक होल्डिंग और एक सब्सिडरी है, इन दोनों की बैलेंस शीट को मिलाकर एक साथ बना लिया जाए तो उस बैलेंस शीट को कहेंगे ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, ये एकीकृत चिट्ठा है। क्यों बनाया जाता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट? होल्डिंग कंपनी जब कभी भी चाहे तब इनके जो सब्सिडरी कंपनी है इसके शेयर्स का इंट्रिंसिक वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकती है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है इसको इजीली जाना जा सकता है कि जो यहां रह गए, जो छूट गए हैं, उनका हित क्या है कंपनी में, इसको जाना जा सकता है। यहां से प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ रही है हमें, ये बहुत ही इजीली तरीके से इजीली जाना जा सकता है। इस वजह से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दी गई है। अब बात करते हैं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है या कंपनीज एक्ट 2013 में इसके लिए क्या कहा गया है।
तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का कोई भी फिक्स्ड फॉर्मेट आपके कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे जिसका मन करेगा वो वैसे बना देगा। लेखापालकों ने क्या किया है, 2000 कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट दिया गया है किसी भी कंपनी के लिए एक निश्चित फॉर्मेट दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में। उसी शेड्यूल में हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार करते हैं होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चल करके सीखेंगे कैसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाती है। एक चीज और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने तरीके की होल्डिंग कंपनी होती है, कितने तरीके की होल्डिंग कंपनी होती हैं। तो होल्डिंग कंपनी के कॉन्सेप्ट में जब चलेंगे भैया, तो ये 2 तरीके की हो सकती हैं। एक होती है कौन सी, जिसको कहते हैं होली ओन्ड, और एक होती है जिसको कहेंगे पार्टली ओन्ड। होली ओन्ड का मतलब है होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर्स खरीद लिए हैं। कितने? 100% शेयर्स खरीद लिए। पूर्ण स्वामित्व वाली सूत्रधारी कंपनी और आंशिक स्वामित्व वाली सूत्रधारी कंपनी, होली ओन्ड होल्डिंग कंपनी एंड पार्टली ओन्ड होल्डिंग कंपनी। 100% शेयर खरीद ले तो कैसी बन जाएगी? होली ओन्ड, मतलब फुल्ली ओन्ड। इनके पास कुछ रह ही नहीं गया, इनका सब कुछ इनका हो गया है। अच्छा, या फिर पार्सली ओन्ड। पार्सली ओन्ड का मतलब है कि मान लो 100% में से इसने 80% खरीद लिए, तो ये क्या है? पार्सली ओन्ड है। 60% खरीद लिए तो क्या है? पार्सली ओन्ड है। 70% खरीद लिए तो क्या है? पार्सली ओन्ड है। तो 2 तरीके से होल्डिंग कंपनी होती है, या तो फुल्ली ओन्ड होगी या पार्सली ओन्ड होगी, मतलब या तो पूर्ण स्वामित्व वाली सूत्रधारी होगी या तो आंशिक स्वामित्व वाली सूत्रधारी कंपनी होगी। जब बात हम लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो पार्सली ओन्ड होल्डिंग कंपनी का ही क्वेश्चन आएगा। और मैं आगे आपको तकरीबन 9 और वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड, और अगर वो 10 वीडियो कुल मिलाकर, ये वाला सहित मिलाकर 10 वीडियो आपने देख लिया तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। आप लिख कर ले लीजिए हमसे कि होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन आपसे गलत फिर नहीं होगा, सिर्फ 10 वीडियो। तो उम्मीद है आज आपको समझ में आया होगा होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, और इसका यूज क्या होता है, क्यों ये बनाई जाती है, कितने तरीके की होती है। ये सारी चीजें आपको इजीली समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आकर के, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फटाफट बिना किसी विलंब के मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, और ये देखेंगे कि जब कभी भी होल्डिंग कंपनी जो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को जब ओन्ड करती है तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, और देन कैसे कैलकुलेट करी जाती है, बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप हम लोग चलेंगे। अगला वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार होगा, तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।